हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने भेजे, थैंक यू सो मच। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस नहीं भेजे, उन्होंने बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग भेजी, क्योंकि उनका कहना था कि हमें हर सवाल का जवाब आपके ब्लॉग्स में मिल जाता है। तो आपके ये वर्ड्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस बहुत सारे थे, किसी का पर्टिकुलर नाम मैं स्क्रीन पे फ्लैश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उनको मिक्स एंड मैच करके एक ही क्वेश्चन बना देती हूँ ताकि सबको उनका रिप्लाई मिल सके। तो चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पॉजिटिविटी से रिलेटेड ही थे कि मैं ऑल द टाइम पॉजिटिव कैसे रहती हूँ, फिर पॉजिटिव कैसे रहा जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस ये भी थे कि हम 2 या 3 दिन पॉजिटिव रहते हैं, उसके बाद फिर से नेगेटिविटी आने लगती है, तो उसका क्या रीज़न है। देखिए, जहाँ तक मैंने समझा है, पॉजिटिविटी के लिए कोई मेडिसिन तो मिलती नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपने मॉर्निंग में उठ के कोई टैबलेट खा ली और फिर पूरा दिन आप पॉजिटिव ही रहेंगे। एक्चुअली इट्स अ प्रैक्टिस। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे लोगों को आप पसंद करते हैं, जो सिचुएशंस आपको अपनी लाइफ में चाहिए वही आपको मिले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आपको किसी तरह की कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप हमेशा पॉजिटिव ही रहते। लेकिन सिचुएशंस नेगेटिव होती हैं और लोग भी आपको पोक करते हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल खुद के बोलने पे, कंट्रोल खुद के सोचने पे। मान लीजिए आपके घर में कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है, तो उस टाइम सबसे बेटर वे होता है साइलेंट रहना या फिर उस चीज़ को इग्नोर करना। उस नेगेटिव इन्वायरमेंट में कोई भी की गई पॉजिटिव बात बिल्कुल यूजलेस रहेगी। अगर उस नेगेटिव इन्वायरमेंट में आप भी नेगेटिव ही बात करते हैं, वो इन्वायरमेंट और भी नेगेटिव हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप उस टाइम साइलेंट रहें। जब सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होने लगे तो आप एप्रोप्रिएट वर्ड्स में अपनी बात को कह सकते हैं। मेरे ख्याल से तो यही एक वे सही रहता है सिचुएशन को हैंडल करने का। बाकी रह गए लाइफ में सिचुएशंस की प्रॉब्लम। अभी कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें खराब हुई हैं। जो हालात हमने सोचे नहीं थे वो हालात बन गए। जितना आप अपने माइंड को नेगेटिव करते जाएंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, उतना ही आप अपनी एनर्जी को डिप्लीट करते जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होने लगे। अब जैसा कि कह रहे हैं 2-3 दिन हम पॉजिटिव बने रहते हैं, उसके बाद फिर से नेगेटिविटी आने लगती है, तो उसका भी रीज़न यही है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस छूटने लगती है। कोई भी चेंज है वो ग्रेजुअली आता है। 2 या 3 दिन में आप अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो एटलीस्ट खुद को उस चीज़ के लिए 30 डेज चैलेंज कीजिए, क्योंकि 30 डेज में वो आपकी हैबिट बन ही जाती है। उसके बाद ही आप चेंजेस देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं अपने काम में या अपने एक्सरसाइज में इतना कंसिस्टेंट कैसे रहती हूँ? तो कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपके काम पेंडिंग होते जाएंगे। सेकेंडली, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको पता है कि आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो दोनों ही चीज़ें जब आपको पता है तो आपको उसमें रेगुलरिटी बनानी ही पड़ती है। ये बात तो है कि घर को मैनेज करने के लिए और वर्कआउट करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए बेस्ट है अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा सोचिए। नेगेटिविटी ही हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती है। नेगेटिव थॉट से, जैसा कि मैंने कहा, कि हमेशा दूर रहने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव लोगों से खासकर डिस्टेंस मेंटेन करके रखें तो बेटर रहता है। एक चीज़ ये भी होती है कि बहुत लेजीनेस फील होता है, बहुत सुस्ती आती है। कई लोगों ने ये भी लिखा था कि दोपहर को बहुत नींद आती है, या उस सोने को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर नैप लेना है तो मतलब कम लें, उसको स्नूज ना करें। देखिए, आपकी डाइट इस पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। इंडियन डाइट में मोस्टली रोटी, राइस और शुगर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, विदाउट नोइंग कि हमारी बॉडी को इनकी कितनी ज़रूरत है, कितनी नहीं। यही चीज़ें हैं जो हमें लेथार्जिक बनाती हैं। रोटी, राइस, शुगर, ये हाई एनर्जी के सोर्सेज हैं। तो अगर हम उतनी एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं या उससे ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं जितना हम कंज्यूम करते हैं, तो वो फैट बन जाता है। और वैसे भी हाई कार्ब्स लेते हैं, ज़्यादा शुगर खाते हैं, तो हमारी बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। और जैसे ही हम ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो बॉडी अपना काम शुरू कर देती है। मीन्स वो अपनी पूरी एनर्जी इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में लगाती है और हमारे पास कोई एनर्जी नहीं बचती और हम सुस्त फील करने लगते हैं, हमें नींद आने लगती है। लेकिन अगर आप लाइट खाना खाते हैं, लाइट खाने से मेरा मतलब भूखे रहने से नहीं है, लाइट खाना इन द सेंस जो चीज़ें जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं। ज़्यादा सैलड खाना, ज़्यादा फ्रूट खाना, दाल खाइए, आप सब्ज़ी ज़्यादा खा लीजिए, लेकिन रोटी, राइस थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल नहीं खाइए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दोपहर को अगर राइस लेती हूं तो बहुत ही कम, 2 कटोरी दाल की खा लूँगी, लेकिन राइस बहुत कम खाऊंगी। पूरे दिन में सिर्फ एक ही चपाती खाती हूँ।
रात को मैं रोटी बहुत ही रेयर खाती हूँ। रात को सिर्फ दाल या सब्जी या सूप, यही चीज़ें मेन होती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप हमेशा एनर्जेटिक बने रहते हैं, एक्टिव बने रहते हैं। आप खुद फील करेंगे कि आपको नींद नहीं आएगी, आपको सुस्ती नहीं पड़ेगी। बढ़ती एज में मल्टीविटामिन्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपको बहुत सी वीडियोज़ में पहले भी बता चुकी हूँ कि मल्टीविटामिन आपको ज़रूर लेने चाहिए, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सारे न्यूट्रिशंस आपको आपके खाने से नहीं मिल पाते हैं। बॉडी की जो एफिशिएंसी है वाइटामिन बनाने की, वो भी थोड़ी कम हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप 30+ में तो मल्टीविटामिन्स लेना स्टार्ट कर ही दें। हेल्थ से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और ले रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या मैं आजकल भी कर रही हूँ? रेगुलरली मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका वेट एकदम से ड्रॉप होता है और मेरा फेस बिल्कुल अंदर चला जाता है, बहुत पतला हो जाता है। और आप लोगों ने मुझे कितनी बार बोला है कि मैम आप डाइट ठीक लीजिए क्योंकि आपका फेस बहुत पतला हो गया है। लेकिन हाँ, जब मेरी बॉडी डिमांड करती है तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करती हूँ। देखिए, अगर आप एक लंबे टाइम तक एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी ही आपकी गाइड बन जाती है। वो आपको खुद ही बता देती है कि कब आपको क्या खाना है। कभी ब्लोटिंग फील होने लगती है, कभी हेडेक होने लग जाए, फेस पे पिंपल्स आने लग जाते हैं, तो पता चल जाता है कि बॉडी टॉक्सिक हो रही है। तो उस दौरान फिर मैं 2-3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर लेती हूँ और बस सब नॉर्मल हो जाता है। इनफ वाटर इनटेक भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से क्वेश्चंस टीनेज बच्चों पे भी आए थे कि टीनेजर्स को कैसे संभालें। अभी तो मेरे पास भी एक टीनेज बच्चा है, उदय प्रताप सिंह। तक चीज़ों को मैंने एनालाइज किया है। टीनेज में आने के बाद बच्चों के हार्मोन चेंजेस के अलावा उनके बिहेवियर में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता है। अगर बचपन से ही उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, सिर्फ आप ही उनकी दुनिया होते हो, तो बिना सिर पैर की वो बातें करते हैं। कभी आप अपने टॉयज लेके आपके पास आते हैं कि हमारे साथ खेलो, तो कितनी बार ऐसे हुआ होगा कि हमने उन्हें अवॉइड किया होगा। कितनी बार हम बच्चों को बोल देते हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं। बिना सिर पैर की जब वो बातें करते हैं तो हम कहते हैं चुप करो, शोर मत कर। कंटिन्यूसली जब हम ये चीज़ें बच्चों के साथ करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, आपको साइलेंटली नोटिस कर रहा है कि आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो टीनेज में जाते हैं तो उन पर निगाह रखने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए हमें उनसे वो सब कुछ जानना है जो वो हमें बताना भी नहीं चाहते। लेकिन तब उनका एक अपना फ्रेंड सर्कल होता है, तब आप चाहते हो कि वो आपके पास आके बैठें, आपसे बात करें, लेकिन तब उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ठीक है, ये एक फेज़ है, ये निकल जाएगा। बाकी कुछ एक क्वेश्चंस ये भी थे, टीनेज बच्चों को कैसे सिखाएं बड़ों की रिस्पेक्ट करना। तो आई डोंट थिंक कि आपको ये सब सिखाने की ज़रूरत है। बच्चे ये सब सुनते और देखते हुए बड़े होते हैं। अगर आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो उनको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, ये वो ऑलरेडी सीखे हुए हैं। ठीक है, टीनेज में बच्चे कई बार छोटी छोटी चीज़ों पर ओवर रिएक्ट करते हैं, तो उस दौरान हमें पेशेंस रखना है क्योंकि हम टीनेज में नहीं है, हम मैच्योर हैं। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बच्चों को टीनेज में कितनी स्पेस देनी चाहिए। स्पेस देनी ज़रूरी है। आप चाहेंगे भी कि आपके बच्चों के फ्रेंड्स ना हो, आप चाहेंगे भी कि आपके बच्चे कभी रिलेशनशिप में ना जाएं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने बच्चों को गाइड करना है, आपको उनको सिर्फ उनकी बॉर्डर लाइन बतानी है। अगर आपकी गाइडेंस अच्छी है तो आपके बच्चे गलत लोगों के साथ फ्रेंडशिप करेंगे ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें तो हमने भी अपनी गलतियों से सीखी होंगी, और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स की सारी ही बातें मानते थे। सब बच्चे डिफरेंट होते हैं। मेरे दोनों बच्चे टोटली डिफरेंट हैं। जैस्मिन का फ्रेंड सर्कल बहुत वास्ट है, उदय का फ्रेंड सर्कल बहुत ही थोड़ा सा है, बहुत ही थोड़ा। बट जैस्मिन के लिए और उदय के लिए सेम रूल्स हैं। फ्रेंडशिप करो, नो प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ जहां मर्जी घूमने जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रात को मैं बाहर रहना अलाउ नहीं करती। और दोनों के लिए एक ही रूल है कि शाम को 8 बजे तक आपको घर वापस आना है। मैं लेट नाइट पार्टीज अलाउ नहीं करती। इसलिए नहीं कि मुझे उसके फ्रेंड्स पे या उस पर ट्रस्ट नहीं है। आपको भी पता है कि अभी तक हमारा कंट्री इतना सिक्योर नहीं हुआ है, लेट नाइट तक बच्चे बाहर सेफ रहें। सो इसलिए मैं थोड़ा सा उन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ और वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो लीजिए, मेरा शूट चल रहा है और यहाँ मेरे लिए फ्रूट की पूरी प्लेट आ चुकी है। तो चलिए, खाने का प्रोग्राम बाद में करते हैं, पहले सेशन ख़त्म कर लेते हैं। शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो। देखिए, 21 साल हो गए हैं मेरी शादी को, क्योंकि ये भी क्वेश्चन था कि कितने साल मेरी शादी को हो गए हैं और कौन सी एज में हमारी शादी हुई थी। तो चलिए, उस क्वेश्चन पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, हस्बैंड वाइफ का ही एक रिलेशन है जो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। इस रिलेशन के बीच में बहुत सारे और रिलेशन आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यही एक रिलेशन है जो लाइफ टाइम तक टिका रहता है, जब तक जान में जान रहती है। तो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, सपोर्ट एंड लव तो खैर है ही। तो मेरे ख्याल से ये 5 कीज़ हैं
जो इस रिलेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। कीज़ का इस्तेमाल हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही करना पड़ेगा, तो ही ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेगेटिव पॉजिटिव हर पर्सन में होता है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को निकाल के उसे हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप कभी नहीं बन पाता है। उनकी वीकनेस को इग्नोर करके उनकी क्वालिटी को अप्रिशिएट करेंगे तो ये रिलेशन बहुत ही खूबसूरत होता चला जाता है। बाकी ठीक है कि हर पॉइंट पे आपके थॉट्स मैच नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। इस दौरान भी एक दूसरे के थॉट्स को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है, हमारे इस पॉइंट पे थॉट मैच नहीं करते हैं, यू हैप्पी विद योर थॉट्स एंड आई एम हैप्पी विद माय थॉट्स, ये वाला जो एटीट्यूड है फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। सेकेंडली, आर्गुमेंट इस रिलेशन में होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज। आई थिंक ससुराल में यही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसपे हम अपना फुल्ली राइट समझते हैं। रिलेशन में एक दूसरे के साथ कोई भी सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, पूरे हक के साथ एक दूसरे को डांट सकते हैं। मैं ये कहूँगी अगर आपके बीच में कभी कोई आर्गुमेंट हो जाता है तो वो चीज आपके कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे ही आप रूम से बाहर जाएं, श्योरली बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करें। घर के किसी मेंबर को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ है। और कमरे के अंदर आके वापस अगर आपको अपना एटीट्यूड दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। एक दो दिन एक दूसरे से बात नहीं करनी है तो भी चलता है। बहुत ही खट्टा मीठा सा रिलेशनशिप है, रूठना बनाना चलता रहता है। छोटी सी जिंदगी है, इस रिलेशन को बहुत ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। बहुत सी चीजें सामने वाले की अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करती हैं कि उनका किस तरह का नेचर है, वो चीज़ों पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर हम अपना 100% देते हैं तो 60 to 70% उधर से भी आ ही जाता है, जो कि इस गाड़ी को चलाने के लिए काफ़ी है। बात कर लेते हैं मेरी और कुलदीप जी की। क्वेश्चन था कि हम दोनों फर्स्ट टाइम कैसे मिले, कब हमारी शादी हुई थी, मेरी एज क्या थी उस टाइम, हम कैसे मिले हैं। ये कोई ऐसी कोई बहुत फैंटास्टिक सी कोई रोमांटिक सी स्टोरी नहीं है। नॉर्मल शादियाँ जैसे हमारे ज़माने में होती थी, अरेंज मैरिजेस, वैसे ही हुई है, मिडल मैन के थ्रू, जिसे हम बिचौलिया भी कहते हैं। तो रिश्ता आया, जो फर्स्ट मुलाकात थी उसी में फाइनल हो गया था सब कुछ, शगुन वगैरह हुआ। एंगेजमेंट और शादी के बीच में 7 महीने का गैप था। तो इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ। आप जानते हैं कि उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे और ना ही मिलना अलाउड था, बट फीलिंग्स तो थी। STD कॉल हुआ करती थी चंडीगढ़ टू लुधियाना। एक ही फ़ोन होता है सबके घर में, तो एक ही फ़ोन था, लैंडलाइन। लेकिन बात कैसे करनी है, सारी फैमिली वहीं पे होती है, ये भी इस तरह से कॉल नहीं करते थे। तो कोड होता था कि 2 बार रिंग करूँगा और उसके 15 मिनट के बाद दोबारा कॉल करूँगा। तो 2 बार रिंग जब होगी तो उस टाइम फ़ोन के अराउंड ही कहीं रहना, और जैसे मैं कॉल करूँगा तो तुम पिक कर लेना। तो बस वही स्ट्रैटेजी होती थी, उसी तरह से बात करते थे। हाँ, 1-2 दिन बाद बात हो जाती थी। कई बार दिन में मौका नहीं मिलता था बात करने का, तो रात को 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक बात होती थी। और उसके बाद जैसे अभी ये चले जाते हैं गोडाउन 4 बजे, उसके बाद गोडाउन चले जाते थे। मतलब यू कैन सी, बहुत ही मज़ेदार टाइम था, है ना। एज मेरी उस टाइम 21 थी। 21 की एज में मेरी मैरिज हो गई थी। अब हमारी शादी को 21 साल हो चुके हैं। बहुत टाइम हो गया, पता भी नहीं चला। यूट्यूबर के क्वेश्चंस थे कि यूट्यूब चैनल शुरू किया है या शुरू करने वाले हैं, तो मेरी उनको क्या एडवाइस रहेगी। देखिए, यूट्यूब अगर आपको करने में मज़ा आता है तो आप इसे कीजिए। अगर आप स्ट्रेस लेके करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, मोनेटाइज होने में टाइम लगता है, कि आपको अपना बेस्ट देने में, इस चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है। यूट्यूब शुरू करने से पहले आपके अंदर एक एटीट्यूड का आना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूँगा। तो गिव अप ना करने का जो एटीट्यूड है ना, वही आपको सक्सेसफुल बनाता है। तो जब मैंने चैनल शुरू किया था टाइम, यूट्यूब का रूल चेंज हो गया था कि 1000 सब्सक्राइबर्स आपके एवरी ईयर होने चाहिए और 4000 आवर्स हैं वो आपका वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। ये रूल उसी टाइम आया था। बहुत मुश्किल था। 8 महीने लगे थे मुझे 1000 सब्सक्राइबर गेन करने में। झूठ नहीं बोलूँगी, गिव अप करने का आया था मेरे 2 बार मन में ख्याल कि नहीं होता है, बहुत घर का भी काम होता है और ये सब चीज़ें क्या है ये सब। पर वही बात है कि फैमिली सपोर्ट इतना ज़्यादा था कि कर ही नहीं पाई। बच्चे मेरे साथ खड़े हुए थे कि नहीं मम्मा आप कर सकते हो, यू कैन डू। हस्बैंड साथ में थे, मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया। बस फिर चलते गए, अब आपके सामने है। तो नेवर गिव अप का एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। तो फादर इन लॉ के बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मेरी वीडियोज़ में बहुत कम दिखाई देते हैं, उसका रीज़न क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है। सेकेंडली, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। उनका जो खाने का रूल है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि इसी टाइम उनको खाना चाहिए। खाना वाना सब टाइमली खाते हैं। तो देखा होगा आपने, डाइनिंग टेबल पे हमारे साथ बहुत बार वो दिखाई नहीं देते हैं। और रह गई बात की उनकी बात करने की, साइलेंट ही रहते हैं, वो बहुत ही कम बात करते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा कॉन्वर्सेशन भी नहीं होती। अगर होती भी है तो वो उतना वीडियो में कुछ दिखाने वाला ऐसा कुछ होता नहीं, इसीलिए फिर थोड़ा कम ही वो दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। मैंने एक्चुअली क्वेश्चंस लिख रखे हैं
क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है बजाय स्क्रीन को देखने के। एक क्वेश्चन ये है कि जब हम अच्छा फील नहीं करते हैं तो घर को मैनेज कैसे करें? आई थिंक कि जब हम अच्छा फील नहीं करते हैं तो हमें अपनी हेल्थ को मैनेज करने की ज़रूरत है। उस टाइम पे हमें ये नहीं सोचना है कि हमें घर को कैसे मैनेज करना है। और ऑन घर को मैनेज करने के लिए और भी लोग हैं घर में, स्पेशली जब आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं, अगर उस वक्त भी वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते फिर आपके तो सारे एफर्ट्स ही यूजलेस हैं। आई डोंट थिंक कि आपको इतना अवेलेबल होना चाहिए कि आप चाहे ठीक हैं चाहे नहीं हैं, बट सब चीज़ें आपको ही मैनेज करनी है। तो खाना फैमिली का कोई और मेंबर बना सकता है, खाना बाहर से भी आ सकता है। 2 दिन अगर क्लीनिंग पार्ट नहीं होगा, 2 दिन अगर लॉन्ड्री नहीं होगी तो इट्स नॉट अ बिग इशू। इसीलिए तो मैं हमेशा सेल्फ केयर पे जोर देती हूँ। हम लोगों की मेंटेलिटी ही वैसी नहीं है, हमें दूसरों के बारे में पहले सोचना है कि उसको खाना मिला या नहीं मिला, घर साफ हुआ या नहीं हुआ। सेल्फ केयर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ब्लूपर लाइफ पे वीडियोस क्यों नहीं आती हैं? ब्लूपर लाइफ वाले जानते हैं कि वीडियोस क्यों नहीं आती हैं। ब्लूपर लाइफ शुरू किया था जब लॉकडाउन था, फ्री थे, बैठे बैठे चैनल शुरू कर लिया। अभी जब लॉकडाउन खुला है तो उनको दिखाई दिया कि हमारी तो बुक्स भी हैं, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तो यूट्यूब ही करना है इन फ्यूचर, तब तो यूट्यूब पे उतना फोकस देना ज़रूरी है। अगर टारगेट कुछ और हैं, लाइफ में कुछ और सोच रखा है करने का, जैसे कि इन दोनों ने सोच ही रखा है, उदित का कुछ और एम है, जैस्मिन का कुछ और है, दोनों ही डिफरेंट फील्ड्स में जाना चाहते हैं। वीडियो के लिए टाइटल सोचना, फिर उस पर काम करना, शूट करना, एडिट करके अपलोड करना, ये चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं। जब बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं तो उनका पूरा फोकस जो है वो उधर ही होना चाहिए। कब कंटिन्यू करते हैं ये वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहती। हाँ, मुझे कभी स्ट्रेस होता है या मैं कभी हर्ट होती हूँ। स्ट्रेस की बात करूँ तो स्ट्रेस जैसी चीज़ों से तो मैं कोसों दूर रहती हूँ, क्योंकि ना मैं कभी किसी को स्ट्रेस देती हूँ और ना ही मैं किसी को अलाउ करती हूँ कि कोई मुझे स्ट्रेस दे। एज सिंपल एज दैट। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है वो फेस करने से सॉल्व होती है, स्ट्रेस लेने से कभी सॉल्व नहीं होती, तो फिर आप स्ट्रेस लेंगे ही नहीं। आपको सच बता रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी भी स्ट्रेस नहीं लेती किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। मुझे किसी ने कुछ गलत बोल दिया, ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, आप हर्ट हो जाते हो, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए। वो इम्पैक्ट नहीं रखती हूँ अपने माइंड पे ज़्यादा टाइम। बहुत ही कम टाइम में मैं अपना ब्रेन वॉश कर लेती हूँ। ज़्यादा सोचूंगी उन चीज़ों के ऊपर तो अपनी एनर्जी डिप्लीट करूंगी, और मुझे एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई एनर्जी। तो मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ, बहुत दूर, बहुत दूर। मेरी हॉबीज़ क्या हैं? बहुत अच्छी अच्छी हॉबीज़ हैं मेरी। म्यूज़िक सुनती हूँ मैं, बहुत अच्छा पुरानी म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। पंजाबी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, ताज के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, सूफी गाते हैं वो। सिंगिंग का शौक़ है, आपको पता है। राइटिंग का मुझे बहुत शौक़ है, मैं बहुत लिखती हूँ, बहुत चीज़ें लिखती हूँ, मैं शायरी लिखती हूँ, मैं मोटिवेशनल जितनी भी वीडियोस होती हैं सारी मेरी खुद की स्क्रिप्ट होती है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपने कौन सी बुक से कॉपी किया है, तो कौन सी, किसी बुक से कॉपी नहीं करते हैं हम, एक्सपीरियंस होते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके साथ नहीं हुई होती, लेकिन आपके अराउंड जो लोग होते हैं तो उनके बिहेवियर से आपको जजमेंट आ जाती है, तरह के लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। तो लाइफ में उठते बैठते जब आप चीज़ों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हो तो माइंड ब्रॉड हो जाता है। एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ, वो तो आपको पता ही है। तो ऐसी ही 3-4 चीज़ें हैं। डू आई बिलीव इन नज़र लगना? नॉट एट ऑल, मैं कोई बिलीव नहीं करती इन सब चीज़ों में। डॉग को हम कहाँ रखते हैं? जब हम सभी लोग घर से बाहर जाते हैं तो डॉग हॉस्टल में, बिल्कुल पास ही में एक बहुत ही अच्छा डॉग हॉस्टल है, बिल्कुल फैमिली एनवायरनमेंट है, तो हम उसको वहीं पे छोड़ के जाते हैं। 1 गुड थिंग एंड 1 बैड थिंग अबाउट मी। 1 गुड थिंग, मैं अपनी हेल्थ की बहुत केयर करती हूँ, विच इज़ आई थिंक कि इससे ज़्यादा बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती। मेरे में ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ। बैड थिंग, मुझे लगता है लेक्चर देने की जो मुझे आदत है वो मेरी बहुत बुरी आदत है, जिसमें मैंने बहुत जल्दी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। आपको जब कुछ चीज़ों की नॉलेज होती है ना, तो आपकी आदत बन जाती है कि जब भी आप कोई कॉन्वर्सेशन चल रही होती है तो आप बीच में अपनी नॉलेज देना शुरू कर देते हो। मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि अगर किसी को कोई नॉलेज है तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं, आप किसी और के साथ उसे शेयर नहीं करते हो, सिर्फ अपने पास ही रखते हो। तो मेरा ये मानना था, मैं इसीलिए हर चीज़ में अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर देती हूँ। लेकिन समटाइम्स आई फील कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी मुझे वो बताने की या एडवाइस देने की या वो लेक्चर देने की, मैंने खामखा ही दे दिया। तो फिर ऐसा लगता है कि इन हैबिट्स की वजह से हम अपनी वैल्यू कम कर देते हैं, अपनी नॉलेज की वैल्यू कम कर देते हैं। जहाँ डिमांड नहीं है वहाँ भी आप जब अपनी नॉलेज का पार्ट पढ़ रहे हो तो उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो मैं अब उस चीज़ पे बहुत कंट्रोल कर रही हूँ कि जब मुझे पूछा जाएगा तभी मैं बताऊँगी, ऐसे मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी।
तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर। गार्डन टूर रह जाना था, फिर फिर मेरे को डांट पड़नी थी आप लोगों से। गार्डन टूर के बारे में पूछ रहे हैं काफ़ी लोग कि कब करवा रही हूँ। मैं खुद बहुत वेट कर रही हूँ कि मैं कब गार्डन टूर करवाऊँ। गार्डन टूर अगर वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने बालकनी टूर नहीं देखा है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जब तक मैं गार्डन टूर नहीं करवा रही हूँ तब तक आप बालकनी टूर देख लें। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। गर्मियों में गार्डन टूर करवाने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि विंटर्स में तो बहुत ही मुरझाए से रहते हैं प्लांट्स। अब नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं, नए फूल आना शुरू हो गए हैं, बहुत ही सुंदर लगने लग गया है। बहुत ही जल्दी मैं आपको गार्डन टूर करवाऊंगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे रिलेटेड, मैंने डिटेल्ड वीडियोस अपने चैनल पे बना रखी हैं। हाउ टू अवॉइड लेजीनेस, हाउ टू ओवरकम फियर, छोटे बच्चों के साथ काम को, घर के काम को कैसे मैनेज करना, सेल्फ केयर के बारे में, सेल्फ लव के बारे में अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले, शायद 3-4 वीडियोस पहले ही मैंने वीडियो बनाई है। वर्किंग वुमेन के लिए टाइम मैनेजमेंट वीडियो, वो भी मैंने बना रखी। मोटिवेशनल बुक्स के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो है। बुक्स का मैंने पूरा रिव्यू दिया था उसमें, जो बुक्स मैंने रीड की हैं। हाउ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 2 वीडियोस बनाई हैं। हाउ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग पार्ट 1 पार्ट 2, लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिए। हाउ आई मैनेज विद माई मदर इन लॉ, यार मदर इन लॉ भी एक ह्यूमन बीइंग ही है। वो कौन सा, हम लोगों ने एक्चुअली सोसाइटी में ना हमारे ये बड़ा एक भ्रम बना हुआ है कि मदर इन लॉ सास ऐसी होती वैसी होती। कुछ नहीं, माँ भी ऐसी होती। कितनी डांट पड़ती मम्मा से भी। जैस्मिन है मेरे साथ, उसके साथ मेरा आर्गूमेंट हो जाता है कई बार। कुछ नहीं है कि मदर इन लॉ के साथ मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है, बट मैंने एक वीडियो बना रखी है हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप विद इन लॉज, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो मैं इन सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको जो वीडियो चाहिए होगी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं अपना फ्रूट्स एंजॉय कर लेती हूँ और आप एंजॉय कीजिए जो वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं उनको, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। इससे बेटर चीज़ कोई नहीं है लाइफ में। इसको खाने के बाद इतना लाइट फील होता है, चुस्ती फुर्ती आ जाती है ना। इसे खाने की आदत बना लेंगे तो फिट रहेंगे, टिट फिट रहेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।